Okay, good evening, dear students. Welcome back. Today we shall begin our class on the role of gender in community. We have already completed our discussion on gender, state, and family. Now, today's lecture is going to be on gender in community. तो जब हम कम्युनिटी में जेंडर की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट में और दूसरे कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में वीमेन लोगों का पार्टिसिपेशन, उनका वॉइस और पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन किस हद तक अलाउ किया जाता है। तो आपके डीएससी पेपर में जो टॉपिक है द रोल ऑफ जेंडर इन स्टेट, फैमिली और कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में जेंडर की जब बात आती है तो वहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेल यानी पुरुषों की तरह क्या फीमेल यानी औरतों को भी वही हक मिलता है अपने कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम लोगों ने ये नोट प्रस्तुत किया है, जो नोट मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोगों को मेल करके भेजा था। जेंडर एज अ की इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपके पास अगर नोट है तो देखिए, जेंडर एज अ की इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये एक ऐसा पेपर है जो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए चुना क्योंकि इस पेपर में मेनली प्राइमरीली अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में औरतों की क्या रोल है इस पर हाईलाइट किया गया है। तो आपके दिल में सवाल आ सकता है कि अफ्रीका ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि अफ्रीका को माना जाता है थर्ड वर्ल्ड देशों में एक बहुत ही प्रधान महादेश, जहाँ के 80% के ऊपर लोग गरीब हैं, बिल्कुल हमारे एशियन और लैटिन अमेरिकन देशों की तरह। तो अफ्रीका की हालत बहुत बुरा है और अफ्रीका की इकोनॉमी को अगर आप देखिएगा तो ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। तो हमारे थर्ड वर्ल्ड देशों में, खास करके अफ्रीका में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में वीमेन लोग किस हद तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर ये हम जान लेंगे तो हमारे लिए दुनिया की किसी भी कोने में वीमेन लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके नोट पर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, आपका नोट शुरू हो रहा है एक पिक्चर के साथ, जिस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक मर्द और एक औरत दोनों मिलकर कोल यानी कोयले की मदद से बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश में लगे हैं। तो ये एक कम्युनिटी एक्टिविटी है। किस तरह का कम्युनिटी एक्टिविटी? अफ्रीकन की कंट्रीज़ में यानी कि नाइजीरिया, ज़ैम्बिया, एंगोला, मोज़ाम्बिक ऐसे देशों में एनर्जी यानी जहाँ से इंडस्ट्री चलता है। एनर्जी के बगैर इंडस्ट्री नहीं चलेगा। आपका ऑटोमोबाइल्स यानी कार, मोटरसाइकिल ये सब नहीं चलता है। एनर्जी के अलावा आपके घरों में बिजली नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगी। तो एनर्जी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। और बायो एनर्जी प्रस्तुत करता है। बायो एनर्जी एक इस तरह का एनर्जी है जो पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमोबाइल को भी अच्छी तरह से चला लेता है। तो बहुत सारे सिविलाइज्ड देश भी बायो एनर्जी डेवलप करने में तुले हुए हैं और अफ्रीका की देश भी बायो एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना ही वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स इन सब को अच्छी तरह से चला सके।
तो बायो एनर्जी डेवलप करने की काम में एक लड़का और लड़की दोनों एक साथ हाथ बटा रहे हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि अफ्रीका जैसे एक पिछवाड़े महादेश में भी विमेन लोगों का कम्युनिटी एक्टिविटी में स्वीकृति मिल रहा है। वो भी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है, उसका काबिलियत है। इस बात को धीरे धीरे मान्यता दिया जा रहा है। तो आइए इस नोट को देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहा जा रहा है? द नोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग in the development field and aims to bring marginalized voices into development processes to ensure more equitable development। तो कहा जाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब जब आप अपने कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं उस कम्युनिटी की फर्दर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए। तो ऐसा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो आइडिया, इसका मकसद क्या है? मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो है, तो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस मतलब जैसे औरत की वॉइस को कई सालों तक दबाकर रखा गया था, तो औरतें जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के मामले में मार्जिनलाइज्ड होकर रहता था। ठीक उसी तरह समाज की जो दलित्स यानी लोअर क्लास के पीपल है उनको भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से काफ़ी दिनों तक दूर रखा गया था, तो वो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको इसलिए डेवलप किया गया था ताकि इसमें इतने दिनों तक जो सभी क्लास के लोग मार्जिनलाइज्ड थे, जिनकी आवाज़ों को अनसुना और अनदेखा किया गया था, वो भी अपना ओपिनियन दर्ज कर सके और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में खास करके कम्युनिटी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सके। तो औरतों को एक मौका मिला है अपने कम्युनिटी की डेवलपमेंट की कामों में पार्टिसिपेट करने का। While today it is deemed critical that projects and programs involve local communities to the point of it being mandatory, the extent of this participation and who participates are contentious topics। तो कॉन्टेंशियस मतलब क्या है? काफ़ी डिबेटेबल, जिसको लेकर काफ़ी बहस हो सकता है। तो देखिए कम्युनिटी की डेवलपमेंट ज़रूरी है और इसके लिए काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स भी डेवलप करना पड़ता है। दिस इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है। लेकिन किस हद तक इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन होगा? पार्टिसिपेट क्या सिर्फ मेल लोग ही करेंगे या फिर फीमेल लोगों को भी करना है? पार्टिसिपेशन क्या सिर्फ इंटेलेक्चुअल और अपर क्लास के लोग करेंगे या फिर अनपढ़ गंवार गांव के लोग, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग, दलित और लोअर क्लास के लोग, ये सब भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे? इसको लेकर एक डिबेट या एक कॉन्टेंशन या एक बहस सदियों से चलता आ रहा है। For instance, while in many instances when community participation is purported as the foundation of a project, in actuality it involves selective participation whereby wealthier, more educated, more visible and more vocal individuals are able to be involved in the development process। तो जैसे कि मैंने कहा कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, कम्युनिटी की विकास ज़रूरी है, इसके लिए प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स भी बहुत सारा लिया जाता है। लेकिन क्या इन सब प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में सिर्फ वेल्दी और इंटेलेक्चुअल लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या इसमें गरीब लोअर क्लास के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकली और कम्युनली कॉन्शियस है, ऐसे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? तो
बहुत सारे सदियों तक ये देखा गया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लिया जाता था उसमें सिर्फ समाज के कुछ जाने माने लोग जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात है, या फिर बहुत रईस अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्ति जिनका काफ़ी मान्यता है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर, एक रिसर्चर जो एक बहुत बड़ा रिसर्च बॉडी के साथ रिलेटेड है, ऐसे व्यक्तियों को ही मौका मिलता था कम्युनिटी एक्टिविटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का। और अक्सर देखा जाता था कि ये सब व्यक्तियाँ मर्द हुआ करता था, तो औरत को कभी कम्युनिटी की डेवलपमेंट वर्क में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था। एंगेजिंग विथ ओनली सर्टेन ग्रुप्स and community representatives is a pitfall that many projects fail to overcome, as other important groups are overlooked during the development process. तो pitfall का मतलब है डिफेक्ट, एक दोष। तो सिर्फ कुछ चंद ग्रुप्स और कुछ सिलेक्टेड प्रतिनिधियों को कम्युनिटी की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देना और दूसरे लोगों को, दूसरे ग्रुप्स को कम्युनिटी डेवलपमेंटल एक्टिविटी से वंचित करके रखना, यही हमारे दुनिया के सभी कम्युनिटी डेवलपमेंट का दस्तूर बन गया था। It is critical to consider community participation in the gender energy realm. तो जब बात आती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, जहाँ पर जेंडर इरेस्पेक्टिव सबको चांस मिलना चाहिए अपने कम्युनिटी की विकास में हिस्सा लेने का, तब औरतों का बात, औरतों की यानी फीमेल फोक ऑफ द कम्युनिटी, उनकी बात आती है। क्या औरतों को कोई हक नहीं अपने कम्युनिटी में विकास के लिए किसी भी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट एक्टिविटी में हिस्सा लेने का? For instance, while both women and men use energy sources every day at home, they do not always do so equally. Women and men have different energy needs as well as dissimilar access to this energy. तो एनर्जी का मतलब है वही जहाँ से घर में बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे आप अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला रहे हैं, अपना कार चला रहे हैं, फिर आप गैस या चूल्हा जलाकर खाना पका रही है, या फिर इंडस्ट्री में मशीनों को परिचालित कर रहे हैं। तो ये सब एनर्जी से होता है। तो एक मर्द के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत है और एक औरत के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत, वो दोनों अलग है। एक मर्द की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो एक औरत की एनर्जी रिक्वायरमेंट से थोड़ा अलग है। आप खुद ही अपने आप को लेकर देखिए, आप अगर स्कूटी चलाते हैं तो ओके, अगर नहीं तो आपके भैया बाइक चलाते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए। आप खाना पकाते हैं लेकिन आपके भैया नहीं पकाते हैं, तो खाना पकाते वक्त एनर्जी की ज़रूरत भैया से ज़्यादा आपको है। आपके भैया इंडस्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको मशीन चलाना पड़ता है, तो एनर्जी की ज़रूरत उनको है ज़्यादा, वहाँ आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप रात में घर में बैठकर पढ़ाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी जलाकर, आपके भैया नहीं पढ़ रहे। तो मतलब आपके एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके भैया की एनर्जी रिक्वायरमेंट से अलग है। ओके, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेन एंड वीमेन आर डिसिमिलर, मतलब एक मर्द की एनर्जी की ज़रूरत और एक औरत की एनर्जी की ज़रूरत, इन दोनों में काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ यानी फ़र्क है। This disparity is compounded by the fact that most energy programs and projects are gender blind, meaning
They fail to account for these unique gendered variations in energy use and access stemming from deeply embedded cultural norms. तो अक्सर देखा जाता है कि एनर्जी को डेवलप करने के लिए एक कम्युनिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स अंडरटेकिंग हो रहा है उसमें औरत और मर्द की ये जो डिफरेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स इस हकीकत को अनदेखा कर दिया जाता है और इसका नतीजा क्या है? सिर्फ मर्द लोगों का हिस्सा, उनका पार्टिसिपेशन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, औरत की पार्टिसिपेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। There tends to be selective participation whereby, for example, cook stove implementation projects are mainly used by women, yet men and community representatives are the ones consulted. तो देखिए घर में कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल करके आप चूल्हा जलाएंगे और खाना पकाएंगे, ये पूरी तरह से औरत पर छोड़नी चाहिए क्योंकि खाना पकाने वाला शख्स है औरत, मर्द नहीं। तो औरतों के साथ कंसल्ट करना चाहिए जब भी कोई कुक स्टोव एनर्जी वाला प्रोजेक्ट आ रहा है तब। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसे एनर्जी डेवलपमेंट के लिए भी जो प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका ताल्लुकात कुक स्टोव या कुकिंग टेक्नोलॉजी से है, उसके लिए औरत यानी फीमेल प्रतिनिधियों के साथ कोई आलोचना नहीं होती है, मर्द लोगों के साथ ही कंसल्ट करके वो प्रोजेक्ट बन जाता है। While energy interventions that take gender into account have the potential to be more effective, efficient and sustainable, it is clear that interventions typically consider women and men as a single heterogeneous unit whereby they are designated as people or community members. तो कहा जाता है कि किसी भी तरह की एनर्जी की जब बात आती है तो उस एनर्जी को डेवलप करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स लिया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है, उसमें औरत और मर्द को कभी भी कोई सेपरेट एंटिटी के हिसाब से नहीं देखा जाता था, बल्कि औरत और मर्द को एक ही कम्युनिटी के अंतर्गत या एक ही पीपल समझकर औरतों के साथ कंसल्ट ना करके सिर्फ मर्द लोगों के साथ कंसल्ट करके ही ऐसा प्रोजेक्ट बन जाता था और सोचा जाता था कि मर्द बोलो या औरत बोलो वो सभी आखिर में इस कम्युनिटी के ही मेंबर है, तो मर्द के साथ कंसल्ट करना और वीमेन से पूछना लगभग एक ही बात है, मतलब वीमेन लोगों को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता था। Issues of this failed gender differentiation come to light particularly when women's interests are not considered during the design and implementation of projects. तो औरत का भी कोई इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा। एनर्जी रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट कम्युनिटी में डेवलप करने से पहले इस बात को अनदेखा किया गया था काफ़ी सालों तक, काफ़ी सदियों तक। In such instances, the projects often fail as they do not sufficiently or accurately address women's unique energy needs and access abilities. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिसमें औरत को बोलने का कोई हक ही नहीं, औरत को अपना ओपिनियन बयां करने से हर किसी ने रोक दिया, ऐसे प्रोजेक्ट को फेल होना ही था। और ये प्रोजेक्ट्स अक्सर फेल होते थे क्योंकि औरत जो एनर्जी का इस्तेमाल करती है घरेलू कामकाज के लिए, उनका ओपिनियन किसी ने भी नहीं मांगा। As women are frequently the primary users of household energy sources such as to cook with, taking their viewpoints into account is important for the success of any project as discussed in the case studies presented in this document. तो क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल के मामले में मर्द जैसा औरत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है
उनका भी पार्टिसिपेशन है। तो कोई भी एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट को कम्युनिटी में डेवलप करने से पहले वीमेन लोगों का ओपिनियन लेना, उनको भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करना, ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा दायित्व है जो ये लोग अनदेखा नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए जेंडर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज डिपिक्टेड इन द केस स्टडीज़। तो इस पेपर में कुछ केस स्टडीज़ उठाकर हम लोग लाए हैं, जिसमें हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में वीमेन लोगों का पार्टिसिपेशन कौन सी हद तक होती भी है या नहीं, और अगर वीमेन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता भी है तो वो कौन से हद तक, किस हद तक। Clean cook stove projects over the past several decades have aimed to reduce the amount of organic material used in cooking for various reasons. तो देखिए क्लीन कुक स्टोव प्रोजेक्ट्स मतलब कौन सा प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट्स का मकसद है कैसे घर घर में वीमेन लोगों के लिए क्लीन कुकिंग स्टोव पहुंचाया जाए जिसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, जैसे पेड़ की पत्तियाँ या फिर गाय की जो गोबर है, तो इन सब चीज़ों से जो फ्यूल या एनर्जी बनता है उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक फ्यूल। तो ऐसे ऑर्गेनिक फ्यूल को इस्तेमाल करने में बहुत प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये आपको फॉरेस्ट के पेड़ों को काटना पड़ेगा, पेड़ों की लकड़ियाँ, उसकी पत्तियाँ, इन सब चीज़ों को पाने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, जिससे जंगलों का डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी ओर गाय की गोबर से जब आप चूल्हा जलाएंगे तो उससे जो धुआं आएगी उससे आपका वातावरण जो है वो दूषित हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को वर्जन करके, इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप क्लीन कुक स्टोव तैयार कीजिएगा बायो एनर्जी की मदद से, तो ना ही आपका पर्यावरण दूषित होगा और आपकी सेहत भी अच्छा रहेगा ऐसे कुक स्टोव यूज़ करने पर। तो ऐसे कुक स्टोव बनाने का प्रोजेक्ट काफ़ी डिकेड से बहुत सारे कम्युनिटीज़ में चल रहा है। तो इनका मकसद है रिड्यूस इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो घर के अंदर जो एयर पॉल्यूशन होता है, जो धुआं निकलता है चूल्हा से, उससे घर को और घर के आसपास की पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे क्लीन कुक स्टोव प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग हुआ था। However, arguably millions of dollars have been lost due to the high failure rate of these clean cook stove projects. लेकिन ऐसे क्लीन कुक स्टोव प्रोजेक्ट के लिए जितने भी डॉलर्स खर्चा हुआ था उसमें से ज़्यादातर ही पैसा पानी में बह गया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं हुए थे। और क्यों नहीं हुए थे ये अब तक आप भी समझ चुके हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के वक्त औरतों का एडवाइस, उनका ओपिनियन नहीं लिया गया था। यूज़ करेंगे औरत, जो क्लीन कुक स्टोव आएगा उसको यूज़ करने वाला शख्स है औरत, लेकिन उसको बनाने वाला शख्स है मर्द। तो अगर मर्द लोग ऐसा प्रोजेक्ट को अंडरटेकिंग करते वक्त वीमेन लोगों की ओपिनियन नहीं जानेंगे, उनके साथ कंसल्ट किए बिना ही क्लीन कुक स्टोव बनाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। The failure rate is directly related to project managers overlooking what the users, that is, women in sub-Saharan Africa actually want, including the specific barriers they wish to address by switching their household energy type and use.
तो सब सहारन अफ्रीका की जो देश है वो उन देशों की औरतों को कैसा स्टोव चाहिए, अगर उनसे पूछे बगैर ही आप उनके लिए क्लीन कुकिंग स्टोव बना देंगे तो हो सकता है ये सब स्टोव बनने के बाद औरतों के ज़्यादा काम ये स्टोव ना आए। The authors of the case study on gasifier cook stoves illustrate how women's needs and preferences in the cooking systems can be successfully integrated in projects by involving them as researchers in the participatory cooking tests as opposed to having them as study subjects। तो ये सब प्रोजेक्ट फेल नहीं होता अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स लोग ऐसे गैसीफायर कुक स्टोव बनाते वक्त औरतों का नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी चॉइस क्या है, कुकिंग करते वक्त किस तरह का स्टोव, किस तरह का एनर्जी उन्हें पसंद है, अगर उनके साथ बैठकर ये सलाह मशवरा कर लेते तो शायद ये प्रोजेक्ट फेल नहीं होता। और कहा जा रहा है कि जब रिसर्च चल रहा था गैसीफायर कुक स्टोव मतलब इनऑर्गेनिक कुक स्टोव जिनको इस्तेमाल करते वक्त ना ही आपको पेड़ पौधों के लकड़ी और पत्तों की ज़रूरत है और ना ही गोबर की, जो पूरी तरह से साफ़ सुथरा और एनवायरनमेंटल फ्रेंडली ओवन बनेगा आपके कुकिंग के लिए। तो ज़रूरी था कि ऐसा कुक स्टोव ओवन डिवेलप करते वक्त जो रिसर्च चल रहा था उस रिसर्च प्रोसेस में वीमेन रिसर्चर्स लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था ताकि वो खुद बता सके उनकी ज़रूरत क्या है। द ऑथर्स इन द केस स्टडी ऑन ब्रिकेट्स इन युगांडा, ब्रिकेट्स एक टाउन है युगांडा नाम की राष्ट्र में, अफ्रीका की एक देश युगांडा, यहाँ ब्रिकेट्स नाम की एक जगह है जहाँ पर ये पेपर की जो ऑथर्स है, इस पेपर का ऑथर्स लोगों ने अपना अपना केस स्टडी किया था। तो वहाँ देखा जा रहा है कि while there is potential for both women and men to be involved in the briquette supply chain, often women face unique difficulties including lack of time to participate in sales training events due to household burdens. Number 2, religious hindrances that impact women's ability to interact with men outside the family. Third, household budget control where men divert women's briquette enterprise running capital to other uses. And number 4, cultural barriers। तो देखिए जब बात आती है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वीमेन लोगों को पार्टिसिपेशन की तो कई सारे बैरियर्स यानी बाधाएं, प्रतिबंधकता औरतों के सामने आ जाती है, जैसे लैक ऑफ टाइम टू पार्टिसिपेट। तो क्यों? वक्त की कमी, घरों में इतना सारा काम करना पड़ता है, खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, ये सब करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है कम्युनिटी की डेवलपमेंट के कामों में पार्टिसिपेट करने का। फिर रिलीजियस हिंड्रेंसेस, अक्सर देखा जाता है कि अफ्रीकन सोसाइटीज़ में रिलीजियन यानी धर्म एक बहुत बड़ा प्रतिबंधकता के रूप में काम करती है। तो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में जैसे साफ साफ बयां किए जाते हैं कि औरत को घर के अंदर सीमित रहना है, बाहर मर्दों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिलीजियन का एक्सक्यूज़ देकर भी औरतों को मर्दों के साथ इंटरेक्ट करने से रोका जाता है। फिर हाउस होल्ड बजट कंट्रोल वेयर मेन डाइवर्ट वीमेंस ब्रिकेट एंटरप्राइज रनिंग कैपिटल टू अदर यूजेस। तो देखिए जब एक औरत किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने जाएंगी, कम्युनिटी की कोई काम में पार्टिसिपेट करने जाएंगी, तो उसके लिए उसका एक अलग खर्चा रहेगा। उसको बाई बस या बाई ऑटो या बाई कार ट्रैवल करके अपने ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा, रिसर्च में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसका कुछ
खर्चा होगा अपने टिफ़िन के लिए या फिर अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस जाना है, तो ये सब खर्चा मर्द लोग उन्हें करने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि परिवार में दूसरे बहुत सारे खर्चा है, तो ये सब छोड़कर तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे खाना और तुम्हारे ट्रांसपोर्ट के पीछे मैं इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल्चरल बैरियर्स। कहा जाता है कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि औरत घर के बाहर निकले और मर्दों के साथ हाथ मिलाकर कम्युनिटी डेवलपमेंट की काम में जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में मर्दों के साथ साथ औरतों का पार्टिसिपेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।